हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ई लेक्चर की सीरीज में हम देख रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। इसमें हमने देखा था कि अगर इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, खुद के द्वारा यूज की जाए रहने के लिए, या फिर वो रेंट पे दी जा सकती है। तो हमने पहले सिचुएशन के बारे में देख लिया था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद के रहने के लिए यूज की जा रही है, तो उस केस में एनुअल वैल्यू नील होती है। और हमने अलग अलग सिचुएशन को डिस्कस किया था कि किस सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और किस में नहीं माना जाएगा। इसमें ही नेक्स्ट चलते हैं और आज हम देखते हैं अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है तो उस केस में एनुअल वैल्यू का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू का निर्धारण। व्हाट इज एनुअल वैल्यू? एज पर सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो एनुअल वैल्यू क्या होगी? एनुअल वैल्यू वो वैल्यू होगी जिस पर किसी भी प्रॉपर्टी को साल दर साल, वर्ष दर वर्ष प्रति वर्ष उसको किराए पे दिया जा सकता है और उससे जो एक्सपेक्टेड है कि इतना किराया उससे मिल जाएगा। इट मे नाइदर बी एक्चुअल रेंट डिराइव्ड नोर द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ना तो जो एनुअल वैल्यू होती है, ना तो वो एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वो होता है, ना ही म्युनिसिपल वैल्यू जो नगर पालिका मूल्य होता है वो होता है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बताती हूँ। इट इज समथिंग लाइक नोशनल रेंट विच कुड हैव बीन डिराइव्ड हैड द प्रॉपर्टी बीन लेट आउट। एक नोशनल रेंट, काल्पनिक रेंट किराए जिसको बोल सकते हैं, नोशनल रेंट की तरह होती है जो उस प्रॉपर्टी को किराए पे देने से हमें रिसीव हो सकता है। तो जो हमने देखा कि जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी, म्युनिसिपल वैल्यू ऐसा नहीं है कि हमने किराए पे दिया, जो एक्चुअल रेंट हमें मिल रहा है वही मानी जाए, या फिर नगर पालिका मूल्य होगा वही मानी जाए, ये जरूरी नहीं है। तो एक तरह से नोशनल रेंट होता है जो उस एरिया में उस प्रॉपर्टी को किराए पे देने पे हमें मिल सकता है। उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। In determination the annual value, there are four factors which are normally taken into consideration. जब हम एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे तो हमें ये चार फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो एक्चुअल रेंट है वो रिसीव्ड प्राप्त है या प्राप्य है। म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य। फेयर रेंट उचित मूल्य ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का उचित मूल्य है वो, या स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया। ये चार फैक्टर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल रेंट कैसे होगा, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो जब भी हम किसी रेंटेड प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन करने जाएंगे तो हमें चार फैक्टर ध्यान रखने हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। इन चारों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही हमें एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन करना है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 23 का सेक्शन 1 क्या कहता है? कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी। एज पर इनकम टैक्स, एनुअल वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस इफ एनी पेड बाय द ओनर। एनुअल वैल्यू मे बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग टू स्टेप। तो इनकम टैक्स क्या कहता है कि जो एनुअल वैल्यू जो डिटरमाइन की जाएगी वो वैल्यू होगी जो कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो ओनर के द्वारा पेड किए गए हैं उनको लेस करने के बाद आएगी। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू। पहले तो हम सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करेंगे और उसमें से लेस कर दिया जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस। फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में ओनर के द्वारा कोई म्युनिसिपल टैक्सेस, नगर पालिका कर जो उसने पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, वो जो पे किया है उसने वो लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू विच एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इज द एनुअल वैल्यू। जो बैलेंस आएगा वो होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नेट एनुअल वैल्यू, जिसको बोला जाता है शुद्ध वार्षिक मूल्य। तो किसी भी रेंटेड प्रॉपर्टी की जब हम एनुअल वैल्यू की गणना करने जाएंगे तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम आगे देखते हैं। और उसमें से फिर क्या लेस कर दिया जाएगा? जो भी ओनर ने गत वर्ष में कोई म्युनिसिपल टैक्सेस, कोई हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पेड किया हो। इसमें ध्यान रखना, पेड करने की बात है, ड्यू की बात नहीं, पेड किया हो वो लेस कर दिया जाएगा। वो लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो उस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू
हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि अगर एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने जाए तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो सकल वार्षिक मूल्य क्या होता है, तो स्टेप्स इसके लिए बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया। तो सबसे पहले अगर किसी हम प्रॉपर्टी की, रेंटेड प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव और रिसीवेबल, प्राप्त या प्राप्य किराया निकालना पड़ेगा। तो उन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के बाद जो दोनों में हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा और साथ ही उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा वैकेंसी पीरियड का। अगर हाउस में अगर खाली रहा हो मकान, मान लीजिए मकान हमने इसी साल खरीदा है या इसी साल बनवाया है, तो कुछ टाइम पीरियड तो हम ऐसे तो है नहीं कि इस अगर ईयर की मिड में बनवाया है तो हम बिना बनाए किराए पे दे देंगे, पूरा बनने के बाद ही किराए पे दिया जाएगा, खरीदने के बाद ही किराए पे दे सकते हैं। तो जितना टाइम हमारे पास नहीं था, जो वैकेंट पीरियड है उस पीरियड की रेंट को तो लेस कर दिया जाएगा, बाकी का अमाउंट, बाकी के पीरियड का रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया जाएगा, उसका बाकी के पीरियड का रेंट रिसीव रिसीवेबल निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप है, हमें सबसे पहले तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो पहली स्टेप होती है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। सेकंड स्टेप होती है जो कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है कंपैरिजन करना पड़ेगा ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विद एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर वैकेंसी पीरियड, खाली रहने अवधि का समायोजन करना पड़ेगा। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू से क्या मतलब, हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू से तात्पर्य है जो अपेक्षित किराया है, एक्सपेक्टेड रेंट है, और प्राप्त किराया, रिसीव्ड रेंट या रिसीवेबल रेंट है, में से जो भी हायर हो, जो भी अधिक हो, उसको ही ग्रोस एनुअल वैल्यू माना जाता है। यदि मकान प्रीवियस ईयर में थोड़ा वैकेंट रहा हो, खाली रहा हो, तो इस प्रकार से जो ज्ञात ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी उसको खाली रहने वाली अवधि के लिए उसको कम कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई घर है, वो 8 महीने के लिए रेंट पे दिया गया है, उसको बनने में या उसको खरीदने 4 महीने बाद खरीदा गया, तो वो अगर 8 महीने के लिए किराया दिया गया है तो उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू को क्या किया जाएगा, जो 12 महीने ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से 4 महीने का एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए हमारे ग्रोस एनुअल वैल्यू 80,000 आ रही है, तो 80,000 को माना जाएगा कि 12 महीने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग 8 महीने की ग्रोस एनुअल वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, फिर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का हमें कंपैरिजन करना है और दोनों में से हायर अमाउंट लेना है। हायर अमाउंट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। लेकिन अगर कोई वैकेंट रहा है पीरियड, वैकेंसी पीरियड की हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वैकेंसी पीरियड का जो किराया ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके उसको लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप आती है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। अपेक्षित किराया ज्ञात करना। अपेक्षित किराया किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ये बताया गया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 हम पढ़ रहे हैं, उसका क्लोज ए बताता है। तो एज पर क्लोज ए, द फर्स्ट स्टेप to determine the gross annual value is to calculate the sum for which the property might reasonably be expected to be let from year to year। तो हमने देखा कि ग्रोस एनुअल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो कैलकुलेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट होगा जिसको वर्ष प्रतिवर्ष किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा सकता है। तो अपेक्षित किराया मूल्य से आशय उस राशि से है जिस पर मकान संपत्ति को वर्ष प्रतिवर्ष किराए पे दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेड रेंट ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी रख लिया हमने, कुछ भी मान लिए कि भाई प्रॉपर्टी हमारी है, हमें तो 10,000 पर 10,000 पर मंथ हमें रेंट मिलने वाला है, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कि उस एरिया में उस प्रॉपर्टी, उस जैसी प्रॉपर्टी को कितना रेंट मिल रहा है। तो जो रेंट मिल सकता है, और ऐसा नहीं एक साल नहीं, वर्ष प्रति वर्ष जितना हमें रेंट हर साल मिल सकता है उस राशि को ही एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। For estimation of the same, the higher of the following two is taken to be expected rent। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू में से जो भी ज्यादा होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा।
अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जिसको नगर पालिका मूल्य कहा जाता है, एक होता है फेयर रेंट, उचित मूल्य। तो पहले हम देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। म्युनिसिपल वैल्यू है नगर पालिका मूल्य। तो म्युनिसिपल वैल्यू जैसे आपने देखा होगा हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए कोई भी नगर पालिका होती है या अन्य कोई लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता होती है, वो ये टैक्सेस लगाने के लिए वहां पे जो भी मकान बने हुए हैं उसके प्रिफेरी में, उसके एरिया में, उन मकानों का पहले मूल्य निकाला जाता है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कि इस मकान की क्या वैल्यू है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो वो होता है नगर पालिका मूल्य। तो नगर पालिका या अन्य को लोकल अथॉरिटी के द्वारा अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में स्थित मकानों पर नगर पालिका कर, जिन्हें हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है, वो वसूल करने के उद्देश्य से प्रत्येक मकान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है। तो वो मूल्यांकन कैसे करते हैं कि अगर ये मकान किराए पे उठाया जाता है तो उसको वार्षिक किराया कितना मिलेगा, तो उसे ही नगर पालिका मूल्य कहा जाता है। अब जो भी जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, नगर पालिका होगी, वो क्या करेगी, अपने एरिया में सभी मकानों पर म्युनिसिपल टैक्सेस लगाती है, जैसे हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है। तो वो टैक्सेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू मानी जाए। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करती है, वो ये देखती है कि उस एरिया में जो भी मकान है उनको अगर किराए पर चढ़ाया जाए, किराए पर दिया जाए, तो उनको वार्षिक किराया कितना मिल सकता है उस एरिया को देखते हुए। तो वो जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाएगा उसी को क्या माना जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू। ये तो हो गई हमारी म्युनिसिपल वैल्यू। सेकंड आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होगा, उचित मूल्य। उचित मूल्य किस तरीके से देखा जाएगा, तो मानक किराए से आशय, सॉरी उचित किराए की हम बात कर रहे हैं। तो फेयर रेंट से आशय है कि किराए की उस आय से है जो ऐसे ही मकान को आसपास के क्षेत्र में किराए पर देने से प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे रेंट पे नहीं दिया जा रहा, तो हमें फेयर रेंट अगर निकालना है तो फेयर रेंट हम ऐसे देखते हैं कि ऐसा ही मकान से आसपास के क्षेत्र में होता, तो उस केस में हम कितने पे उसको रेंट पे दे सकते थे, वो हमारी हो जाएगी फेयर रेंट। फेयर रेंट माना जाएगा, उचित किराया माना जाएगा, वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है और हमें दोनों को लेना है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में दोनों को कंपेयर करना है, जो दोनों में ज्यादा होगा वो हमारी क्या मान ली जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि इन केस द प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, इट्स एनुअल वैल्यू कैन नॉट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड रेंट। अगर प्रॉपर्टी क्या होती है, रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा गवर्न होती है, जो किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा अगर प्रॉपर्टी गवर्न हो रही है, उसके अंतर्गत आ रही है, तो उसके अंदर जो भी किराया निर्धारित किया जाएगा उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये हमें तीनों क्वेश्चन में दे रखे होंगे। हमें क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू भी दी जाएगी, फेयर रेंट भी दिया जाएगा और स्टैंडर्ड रेंट भी दिया जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ रही है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है तो उस प्रॉपर्टी का मूल्य, जो एनुअल वैल्यू होगी, वो एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा, एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, वो इस अधिनियम के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। तो मकान मालिक इस प्रकार से निश्चित किए गए मानक किराए से अधिक किराया प्राप्त करने के लिए, तो स्टैंडर्ड रेंट होगा क्या, जो मकान मालिक होगा वो इस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा का किराया प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई लीगल वो नहीं है, पावर नहीं है, वैधानिक वैधानिक कार्यवाही वो नहीं कर सकता है कि मुझे इससे ज्यादा रेंट चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड रेंट होगा, इससे ज्यादा वो रेंट रिसीव करने के लिए कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेयर रेंट ऑफ द हाउस देखना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस देखना पड़ेगा, वो हमने बता दिया कैसे कैलकुलेट होंगे। फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, जो दोनों में हायर होगा उसको ले लिया जाएगा। अब इसके बाद हमें ये भी देखना है कि अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो स्टैंडर्ड रेंट को भी देखा जाएगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि इन दोनों का भी कंपैरिजन किया जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट का और स्टैंडर्ड रेंट का। अगर एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आ रहा है तो स्टैंडर्ड रेंट ले लिया जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड रेंट कम आ रहा है तो वो ले लीजिए, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो वैल्यू ले ली जाएगी। तो हमने देख लिया कि अगर की रेंटेड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमने किस तरीके से क्या क्या डिटरमाइन करना है, क्या क्या कंसिडर करना है, ये हमने देखा है।
तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में सबसे पहले उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उसके बाद में उसमें से जो भी अगर ओनर ने कोई म्यूनसिपल टैक्सेस पेड किए तो वो लेस कर दिए जाएंगे और जो वैल्यू आएगी उसको नेट एनुअल वैल्यू माना जाएगा और उसके ऊपर ही टैक्सेस की उसके अकॉर्डिंगली गणना की जाएगी। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है? ग्रोस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों का कंपेरिजन करके जो दोनों में ज़्यादा होगा वो ले लिया जाएगा और कोई वैकेंसी पीरियड रहा है प्रॉपर्टी का तो उसके अकॉर्डिंग उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। वो हमारी आ गई ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? तो एक्सपेक्टेड रेंट के केस में हमने देखा कि हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो म्यूनसिपल वैल्यू का, एक फेयर रेंट का, एक स्टैंडर्ड रेंट का। तो म्यूनसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? म्यूनसिपल वैल्यू में तो नगर पालिका ही क्या करती है, जो भी उसके एरियाज हैं उसके ऊपर जो भी मकान है उनके ऊपर हाउस टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए उनको मकान का एक मूल्य निर्धारित करती है और वो मूल्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अगर उन प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है तो कितना उनका एनुअल रेंट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उनका वैल्यू मानी जाती है और वही नगर पालिका मूल्य होता है। और फेयर रेंट देखा जाता है कि अगर आसपास के प्रिफेरी में अगर आसपास क्षेत्र में वो मकान होता है तो कितने पे उसको रेंट पे दिया जा सकता था, वो फेयर रेंट हो गया। उन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा और अगर स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है तो एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वगैरह कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। थैंक यू।